वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस का हमारा जो सेकंड पोर्शन था, जो बीएससी से रिलेटेड है या हायर क्लासेस से रिलेटेड है, वो हमारा रह गया था। तो उसको हमने वेक्टर के साथ ही शामिल करना है, लेकिन हमने उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। इसमें आपको नज़र आ रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि पहले तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं बी और सी, उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो जवाब आया है उसका हमने प्रोडक्ट लिया है ए के साथ। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लाइक ये हमारे पास एक वेक्टर है बी और ये हमारे पास एक वेक्टर है सी, इनके दरमियान एंगल है थीटा। पहले हमने बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा, आपको पता है जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो उसका जो आंसर आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। मसलन बी क्रॉस सी अगर आप लेंगे तो बी क्रॉस सी का जो जवाब आएगा वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो बी क्रॉस सी का जो जवाब है वो ऐसे होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि जिस तरह ये बी और सी एक ही प्लेन के अंदर है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये देखें जी, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये बी और सी इसी एक ही प्लेन के अंदर है। अगर हमारा वेक्टर ए भी इसी प्लेन के अंदर हो, फ़र्ज़ करें कि ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है जी, अगर ए भी इसी प्लेन के अंदर हो तो आप गौर करें कि B क्रॉस C का जो आंसर आएगा वो B और C दोनों के परपेंडिकुलर होगा। या हम कह सकते हैं कि B और C का जो आंसर आएगा वो इस XY प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो ऐसे होगा, ऐसे। तो इसका मतलब है कि अगर A भी इसी प्लेन के अंदर हो तो B क्रॉस C का जो आंसर आएगा वो A के भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और हमें पता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो A B C वेक्टर्स हैं इन तीनों को एक ही प्लेन में नहीं होना चाहिए। कोई से दो वेक्टर एक प्लेन में हो, तीसरे वेक्टर का प्लेन डिफरेंट होना चाहिए। अगर सारे वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे तो इस प्रोडक्ट का जो जवाब है वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये प्रोडक्ट लेने का तरीका ये होता है कि पहले B क्रॉस C ले लें, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें A के साथ, या डायरेक्ट आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप डिटरमिनेंट ले लें और डिटरमिनेंट में आप सबसे पहली रो में A के कंपोनेंट, दूसरी रो में B के कंपोनेंट और तीसरी रो में आप C के कंपोनेंट लिखकर इसका डिटरमिनेंट लेके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से MCQs पूछा जा सकता है, सबसे पहले इट इज़ इक्वल टू अ स्केलर। जिस तरह इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसमें आपको एक वेक्टर प्रोडक्ट भी नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इन तीनों को प्रोडक्ट लेंगे, फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है इसका, इस रिलेशन का, वो एक स्केलर होगा। उसके बाद वेक्टर्स मस्ट बी नॉन कोप्लेनर, वेक्टर्स को नॉन कोप्लेनर होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जवाब ज़ीरो ना आए। उसके बाद इट इज़ अनचेंज अंडर साइक्लिक परमुटेशन। ठीक है, यहाँ से आपसे MCQs जो है वो पूछा जा सकता है। साइक्लिक परम्यूटेशन यानी कि आप एक साइकिल में चलते हुए इनका ऑर्डर तब्दील कर दें। मसलन ये है हमारे पास A डॉट B क्रॉस C, ठीक है जी, आप इसे कर दें B डॉट C क्रॉस A, या आप इसे कर दें C डॉट A क्रॉस B। ठीक है, तीनों सूरतों में जवाब सेम आएगा। इसका मतलब है कि अगर आप एक साइकिल में चलते हुए देखें ABC, BCA, CAB, ठीक है, तो एक साइकिल में चलते हुए अगर आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा आंसर। तो इसे हम कह सकते हैं इट इज़ अनचेंज्ड अंडर साइक्लिक परम्यूटेशन। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट स्लाइड जी। उसके बाद हमारे पास है जी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, जिस तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसी तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, लेकिन इसमें तीनों में हमें ये क्रॉस नज़र आ रहा है, A क्रॉस B क्रॉस C, और इसको लिखा जा सकता है A डॉट C, साथ में B लिखा हुआ है, माइनस A डॉट B और साथ में C लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई डॉट या क्रॉस नहीं है। अच्छा जी, इट इज़ वेक्टर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो था उसका आंसर एक स्केलर था, लेकिन इसका आंसर एक वेक्टर है, और इट चेंजेस अंडर साइक्लिक परम्यूटेशंस। अगर आप ये ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर सेम नहीं रहेगा, आंसर भी चेंज
हो जाएगा। अब आगे चल के हम थोड़ी सी इनकी एप्लीकेशन देखते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस जो होती हैं आमतौर पर जो क्वेश्चंस हैं वो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन से ही पूछे जाते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या गया है जी, इट इज़ मोस्टली यूज टू कंप्यूट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं पैरेललोपिप्ड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। अब ये पैरेललोपिप्ड क्या होती है, आपने देखा होगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो है वो हमारे पास कुछ ऐसी होती है। अगर इस पैरेललोग्राम को 3 डायमेंशन में बनाएं तो ये बन जाएगी हमारी पैरेललोपिप्ड। ठीक है जी, तो ये बन चुकी है जी हमारी पैरेललोपिप्ड। तो इसका जो वॉल्यूम है इस पैरेललोपिप्ड का, वो वॉल्यूम निकालने के लिए आमतौर पर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ इफ़ द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ज़ीरो देन इट कैन बी इन्फर्ड दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है और वो है स्केलर। अगर 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो आए तो इसका मतलब है कि वो एक ही प्लेन के अंदर है। क्लियर हो गया जी। तो आगे बढ़ते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जिनको आप याद कर सकते हैं और यहाँ से कोई MCQs बन सकता है। सबसे पहले ये देखें, 4 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और उनके दरमियान में डॉट है, 2 क्रॉस हैं और दरमियान में डॉट है। तो अगर दरमियान में डॉट है तो इसका मतलब है ये स्केलर प्रोडक्ट है, लेकिन ये 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दिस आइडेंटिटी इज़ नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। इसी तरह से हमारे पास ये दरमियान वाला सिंबल जो है, अगर डॉट है तो इसका मतलब है वो डॉट प्रोडक्ट है। अगर ये जो दरमियान वाला सिंबल होता है ये हमें क्लैरिफाई करता है कि डॉट होना है या क्रॉस होना है। तो ये दरमियान वाला सिंबल क्रॉस है, इसका मतलब है ये वेक्टर प्रोडक्ट है, लेकिन 4 वेक्टर, इसे कहते हैं 4 वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है जी, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आते हैं। इफ़ A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, यानी कि अगर स्केलर टेट्रा प्रोडक्ट का आंसर 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि जिन प्लेन्स के अंदर ये वेक्टर्स हैं वो प्लेन आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी। इसी तरह से अगर वेक्टर जो 4 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो उसका मतलब है कि जिस प्लेन के अंदर A और B हैं और जिस प्लेन के अंदर C और D हैं वो दोनों प्लेन जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रखने वाली है कि A और B का सेम प्लेन होना चाहिए और C और D का प्लेन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट प्लेन हो सकते हैं, लाइक ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास XY प्लेन है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला प्लेन जो है, अगर मैं इसको x कह लूँ, इसको y कह लूँ, इसको z कह लूँ, ये हमारे पास XY प्लेन है, ये हमारे पास XZ प्लेन है। ठीक है जी, और इसी तरह से हमारे पास अगर y और z को मिलाया जाए तो वो हमारे पास बन जाएगा YZ प्लेन। अगर एक्चुअली हमें बनाना यूँ चाहिए z को ताकि ज़्यादा अच्छा समझ आए, ये हमारा z है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा x y और ये हमारा z है। तो जो ये वाला प्लेन है, ये वाला, ठीक है, अगर मैं आपको समझा सकूं, ये देखें जी, ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये हमारा प्लेन है XZ प्लेन। ये प्लेन जो है हमारा, ये हमारा है XY, ये XY प्लेन है। और अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ तो ये फिर क्या है, ये हमारा XZ प्लेन है। आप देख लें कि ये प्लेन और ये प्लेन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ऐसे पकड़ लूँ यूँ करके तो ये मेरा XY प्लेन है। तो अब आपको समझ आया। ठीक है जी, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये XY प्लेन है, अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये XZ प्लेन है, अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये XY प्लेन है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट प्लेन्स हैं। अच्छा जी, तो प्लेन्स की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं जी अगली स्लाइड पे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वेक्टर कैलकुलस में, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी जो फिजिकल मीनिंग्स हैं उनको ग्रैस्प करना बड़ा मुश्किल है। तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही सिंपल तरीके से इनके जो फिजिकल मीनिंग्स हैं
उनको ग्रैस्प करें और उनको समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जी स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या होता है? फील्ड बेसिकली क्या होता है, ठीक है? हमारे पास लेट सपोज स्पेस में किसी भी फंक्शन की जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उन वैल्यूज का जो स्प्रेड होता है, उस स्प्रेड को हम फील्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बहुत सिंपल एग्जांपल लें, हमारे पास अगर यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा है और उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है सराउंडिंग स्पेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट वैल्यूज हैं इस स्पेस में, और वो डिपेंड कर रही हैं डिस्टेंस के ऊपर कि आप चार्ज से कितनी दूर या करीब हैं। तो ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये डॉट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं स्पेस में, डिफरेंट वैल्यूज। तो ये जो वैल्यूज का स्प्रेड है, इसको फील्ड बोलते हैं। अब हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं, वेक्टर फंक्शंस होते हैं और स्केलर फंक्शंस होते हैं। तो दो तरह के फील्ड होते हैं हमारे पास, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। तो ऐसा फील्ड जिसकी स्पेस में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही मिले, उसे हम स्केलर फील्ड कहते हैं। लाइक टेम्परेचर है हमारे पास, प्रेशर है, एनर्जी है। और अगर उस फील्ड की जिस फंक्शन के साथ वो फील्ड एसोसिएटेड है, मसलन अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये चार्ज के साथ एसोसिएटेड है, या इस तरह से अगर आप किसी और फील्ड की बात करें, तो जिस भी फंक्शन के साथ वो फील्ड एसोसिएटेड होता है ना, उस फंक्शन की मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर वहां पर हमें डायरेक्शन भी मिल रही हो, तो उस फील्ड को हम कहेंगे वेक्टर फील्ड। तो फील्ड क्या है? स्प्रेड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फंक्शन, चाहे वो फंक्शन वेक्टर है या वो फंक्शन स्केलर है। तो हम स्टार्ट करें जी डाइवर्जेंस से। डाइवर्जेंस क्या है जी? डाइवर्जेंस को समझने के लिए डाइवर्जेंस को दो तरह से समझा जा सकता है। एक तो हम समझते हैं एक पॉइंट के हिसाब से। लेट सपोज कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और हमें ये देखना हो कि इस पॉइंट पर किसी फील्ड का जो नेट फ्लक्स है वो कितना है, तो वो नेट फ्लक्स हमें डाइवर्जेंस से पता चल सकता है। लेट सपोज कि अगर इस पॉइंट पर कोई सोर्स पड़ा है, मसलन आप समझे कि यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा है, तो उस सोर्स की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट से हमें नेट फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, सो यहां से हमें डाइवर्जेंस मिल रहा है। तो डाइवर्जेंस क्या है? यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो फील्ड है वो डाइवर्ज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव है। डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अगर किसी जगह पर कोई सोर्स पड़ा हो और उस सोर्स से हमारा जो फ्लक्स है या जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो स्प्रेड आउट हो रही हो, तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। डाइवर्जेंस पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि वहां पर उसका कोई सोर्स पड़ा है, ठीक है। ये तो एक आप एक पॉइंट के एतबार से कैसे समझ सकते हैं। पॉइंट के अलावा यहाँ पर कोई सरफेस भी हो सकती है कि हमारे पास, फर्ज कर लें एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, एक क्लोज्ड सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ अ सफियर, ठीक है, और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप ये जो मैंने रेड सरफेस बनाई है, ये 3 डायमेंशनल सरफेस है, सफियर है, हॉलो सफियर समझ ले। तो अगर मैं इस हॉलो सफियर की सरफेस पे यहाँ पे फ्लक्स फ्लक्स कैलकुलेट करूं बाउंड्री से यहां से, तो मुझे नेट फ्लक्स मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी सरफेस से नेट फ्लक्स मिलेगा, तो आप कहेंगे कि वहां पर डाइवर्जेंस है। और अगर किसी पॉइंट से आपको नेट फ्लक्स मिलेगा, तो भी आप कहेंगे कि वहां पर डाइवर्जेंस है। और नेट फ्लक्स नहीं मिलेगा तो डाइवर्जेंस नहीं होगी। अच्छा जी, तो डाइवर्जेंस को दो तरह से देखा जा सकता है, पॉइंट के हिसाब से और इसके अलावा सरफेस के हिसाब से। अब यहाँ पर देखें 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और हमने इनको पॉइंट के हिसाब से देखा है। ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये देखें, यहाँ से फील्ड लाइन से डाइवर्ज हो रही हैं, स्प्रेड आउट हो रही हैं इस पॉइंट से। इसका मतलब है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई सोर्स पड़ा हुआ है। अगर आप ये रेड वाली को देखें, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं और स्प्रेड इन हो रही हैं। अगर लाइंस किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हो, उस पॉइंट पर वो स्प्रेड इन हो रही हो, तो इसका मतलब है वहां पर कोई सिंक मौजूद है, जिस वजह से लाइंस जो हैं वो उस पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट हो रही हैं। तो जिस पॉइंट पर लाइंस जाके टर्मिनेट हो, ठीक है, या जिस पॉइंट की तरफ वो मूव कर रही हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, हमारे फंक्शन का, हमारे फील्ड का कोई ना कोई सिंक होगा। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि इस केस में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है यहाँ पर, और इस केस में
नेगेटिव चार्ज पड़ा है। पॉजिटिव चार्ज को आप सोर्स कंसिडर कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज को आप सिंक कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर लाइन जो है वो कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट पर या किसी पॉइंट में स्प्रेड इन है उनका, ठीक है, वो उसमें एंटर हो रही है, तो हमारा डाइवर्जेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन है जीरो डाइवर्जेंस। लेट सपोज कि मेरे पास ये एक पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? फील्ड लाइंस जो है वो एंटर भी हो रही हैं और लीव भी कर रही हैं। ठीक है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि 3 लाइनें यहाँ एंटर हो रही हैं, टोटल सॉरी 6 लाइनें एंटर हो रही हैं और वो सारी की सारी लीव भी कर रही हैं। तो ना तो हमारा फील्ड इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है और ना ही डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, ना उसका स्प्रेड इन है, ठीक है, और ना ही उसका स्प्रेड आउट है। तो इस सूरत में इस पॉइंट पर जो नेट फ्लक्स हो गया वो क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ना तो कोई सोर्स है और ना ही कोई सिंक है। नो सोर्स एंड नो सिंक। ठीक है, बात समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है कि फ्लक्स। अच्छा, अब इसको आप एक सरफेस के एतबार से भी देख सकते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है ये, ठीक है, इसके अंदर चार्ज पड़ा है क्यू, तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे बाहर को आ रही होंगी। ठीक है, तो ये जो मैंने सरफेस बनाया है ब्लैक वाला, इससे फील्ड लाइन सिर्फ बाहर को आ रही है, तो पॉजिटिव फ्लक्स है। और अगर चार्ज इनसाइड हो, नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज हो, तो फील्ड लाइंस ऐसे एंटर हो रही होंगी। इस सूरत में भी नेट फ्लक्स तो होगा, क्योंकि लाइन सिर्फ एंटर हो रही हैं। ये केस नंबर 1 में लाइन सिर्फ आउट जा रही हैं और केस नंबर 2 में लाइन सिर्फ इन हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? फिर सिंक है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ पर सोर्स है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। जब भी सिंक होगा तो डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा और सोर्स होगा तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक तीसरी एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ और वो मेरे पास है जी, ये मेरा सरफेस है और चार्ज अब सरफेस ने इनक्लोज नहीं किया हुआ, बल्कि चार्ज कहीं बाहर पड़ा है, ये देखेंगे यहाँ पड़ा। ठीक है, अब जो फील्ड लाइंस है वो इस सरफेस में से पास तो हो रही हैं। आप ये तो कह सकते हो कि फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है, लेकिन नेट फ्लक्स क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि 3 लाइनें एंटर हुई और 3 ही लीव कर गई, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो डाइवर्जेंस जो है, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में आता है, ठीक है, डाइवर्जेंस लिया तो किसी वेक्टर फंक्शन का या वेक्टर फील्ड का जाता है, लेकिन डाइवर्जेंस खुद से क्या होता है? स्केलर होता है। डाइवर्जेंस जो है ये स्केलर होता है और इसको आप डेल डॉट उस फंक्शन के साथ लिख सकते हैं यूं करके। ठीक है जी, डेल डॉट एफ। ठीक है, तो इसमें अब डेल जो है आप सबको पता है ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है जी, तो डेल इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के। अच्छा जी, उसके बाद आगे एक एग्जांपल बड़ी जबरदस्त दी हुई है। If volume element does not contain the source or sink of vector field, even the flux is passing through the surface, the net flux of the surface will be zero। ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है, कि चाहे फ्लक्स पास भी हो रहा हो लेकिन सरफेस ने इनक्लोज ना किया हुआ हो सोर्स या सिंक को, तो उस सूरत में जो नेट फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सोलेनॉइडल फील्ड है, ठीक है, रोटेशनल फील्ड है। इसका जो डाइवर्जेंस है वो जीरो होता है। अब कैसे जीरो होता है? मसलन मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जाती हैं और फिर साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्लोज लूप बनाती हैं, नॉर्थ से साउथ और साउथ से फिर वापस नॉर्थ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर फर्ज करें एक क्लोज सरफेस बनाता हूँ यहाँ पर जो कि नॉर्थ पोल को इनक्लोज कर रही है, तो आप देखें जितनी लाइनें नॉर्थ पोल में एंटर हो रही है ना, उतनी ही उसको लीव भी कर रही हैं। इसी तरह से अगर मैं साउथ पोल के इर्द गिर्द एक सरफेस बना लूं जो मेरे साउथ पोल को इनक्लोज कर रही हो, तो साउथ पोल के साथ भी ऐसा ही है, जितनी लाइनें इन हो रही हैं उतनी ही आउट हो रही हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पर भी मैं कोई पॉइंट बनाऊंगा ना, मैग्नेटिक फील्ड में मैं कहीं पर भी कोई सरफेस लूंगा, तो हमेशा नेट फ्लक्स क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का ना तो कोई सोर्स होता है और ना ही कोई सिंक होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो हमेशा जीरो होता है।
ये आ गए एग्जांपल्स वही पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डाइवर्जेंस की। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझ आ गई। इन फिजिकल टर्म्स द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज द एक्सटेंट टू व्हिच द वेक्टर फील्ड या फ्लक्स बिहेव्स लाइक अ सोर्स या बिहेव्स लाइक अ सिंक। उसके बाद डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में किस तरह से आप डाइवर्जेंस को लिख सकते हैं। लाइक हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें हमारे पास जो तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई और जी, ठीक है। तो उसमें हम थ्री डायमेंशनल में अपने अगर हमारा फंक्शन जो है वो थ्री डायमेंशनल में उसका स्प्रेड है, तो उस सूरत में आप इसको एक्स वाई और जी के टर्म्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है जी। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा एंड फाई, तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट इसकी प्रेजेंटेशंस हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट भी एक चेंज है, एक किसी भी फंक्शन का चेंज है, लेकिन ये चेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन फंक्शन या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखें हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, वो चेंज होते हैं सिर्फ विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कि हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ की सरफेस को अगर हम रेफरेंस मान लें, तो जो जो हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चलते जाएंगे, हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट के साथ है, ठीक है। अगर मैं किसी एक पॉइंट पर चाहे पूरा साल भी खड़ा रहूं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज तभी आएगा अगर मैं मूव करूंगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो है वो किसी भी फंक्शन में चेंज है, मैक्सिमम चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जिस तरह जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस हमेशा किसी वेक्टर फंक्शन का लिया जाता है, लेकिन डाइवर्जेंस खुद क्या होता है? स्केलर होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जो हमारे पास ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट हम किसी स्केलर फंक्शन का लेते हैं, लेकिन ग्रेडियंट खुद क्या होता है? खुद ये वेक्टर होता है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। हमारे पास लेट सपोज कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट सपोज कि ये हमारा एक रूम है और ये रूम का कोई भी कॉर्नर है। अब इस रूम में जो टेम्परेचर की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट है। मसलन यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ डिफरेंट होगी, यहाँ डिफरेंट होगी, ठीक है। अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पॉइंट ए पे हूँ और ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता हूं, तो मेरा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मूव करता हूं यूं करके वर्टिकल डायरेक्शन में, यूं करके, तो मेरा टेम्परेचर जो है उसमें चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, ए से सी तक जाता हूं, तो मैक्सिमम चेंज आता है, ठीक है। तो चूंकि ग्रेडियंट जो है ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा वो होगी जिस डायरेक्शन में हमारे फंक्शन में चेंज मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कि आप ए से बी तक भी जाएं तो हमारे फंक्शन में चेंज आएगा, आप ए से सी तक भी जाएं तो चेंज आएगा। लेकिन अगर आप ए से सी तक जाते हैं इस डायरेक्शन में, हमारे फंक्शन में जो चेंज है वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में होगा हमारा ग्रेडियंट ऑफ हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो ग्रेडियंट है क्या? किसी भी फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी जिस डायरेक्शन में हमारे फंक्शन में चेंज मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप जो मैंने अभी भी दी थी पोटेंशियल एनर्जी वाली, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। मसलन अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हैं, मसलन ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ है, यहां से कोई भी दो पॉइंट आप ले लें, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ और है और पॉइंट बी पे कुछ और है। पॉइंट ए पे कम है, पॉइंट बी पे ज्यादा है। अगर आप ए से बी पे यूं स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो जो हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में हमारे फंक्शन में चेंज मैक्सिमम आएगा वही डायरेक्शन होगी हमारे ग्रेडियंट की, ठीक है जी। तो ग्रेडियंट को लिखने का तरीका क्या है? इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। आप इसको यूं डेल एफ लिख सकते हैं, एफ से मुराद हमारा वो फंक्शन है जिसका हम ग्रेडियंट ले रहे हैं, या आप इसको ग्रेड एफ भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जी ग्रेडियंट का। अच्छा जी, the gradient of a scalar field is vector at any point of which a vector has magnitude
इक्वल टू द मोस्ट रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, यानी कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो क्या है, मोस्ट रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ, यानी कि ग्रेडियंट हमें ये बताता है कि हाउ फास्ट अ फंक्शन इज चेंजिंग, हाउ फास्ट अ फंक्शन is changing, how fast a function is changing, that is known as gradient. ठीक है, ग्रेडियंट होता है किसका, स्केलर फील्ड का, लेकिन खुद क्या है ग्रेडियंट, एक वेक्टर है। ठीक है, इस तरह से आप ग्रेडियंट को मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आ गया होगा, और ग्रेडियंट की डायरेक्शन हमेशा हम वही डायरेक्शन लेंगे जिस डायरेक्शन में हमारे फंक्शन में चेंज मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल मीनिंग्स हैं, मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सो आप इसको देख सकते हैं जी। देखें यहाँ पर एक और एग्जांपल है, हमारे पास एक ये बॉटम सरफेस है और ये एक टॉप सरफेस है। ठीक है, अब बॉटम सरफेस पे हमारे फंक्शन की कुछ भी वैल्यू है, लेट सपोज कि वो f है, और यहाँ पर जाकर ये f प्लस df हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास सरफेस a से सरफेस b तक जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता भी है, एक ये वाला भी है, और एक ये वाला भी है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट जाऊंगा इस रास्ते के अलोंग, तो मेरे जो फंक्शन में चेंज है वो मैक्सिमम आएगा। सो यही डायरेक्शन होगी मेरे ग्रेडियंट की। ठीक है जी, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म्स है ग्रेडियंट की मुख्तलिफ, जिनको आप देख सकते हैं जी। हमारा जो ज्यादा मकसद है वो ये है कि इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से हम ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कर्ल ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, कर्ल किसका होता है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। डाइवर्जेंस जो है वो एक स्केलर फंक्शन का, वेक्टर फंक्शन का होता है, लेकिन डाइवर्जेंस खुद उसका जो रिजल्ट है वो स्केलर होता है। जो ग्रेडियंट है वो एक स्केलर फंक्शन का, एक स्केलर फील्ड का होता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर होता है। जो कर्ल है खुद भी वेक्टर है, और इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो किसी वेक्टर पर ही करते हैं। तो कर्ल बेसिकली है क्या, कर्ल क्या है, किसी भी फंक्शन की जो रोटेशन है अबाउट अ पॉइंट इज नोन एज कर्ल। कर्ल का मतलब क्या है, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन अराउंड एन एक्सिस, या उस वेक्टर फंक्शन का जो रोटेशन है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। ठीक है जी, कर्ल जो है इसको हम डेल क्रॉस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से मैथमेटिकली आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, कर्ल कन्वर्ट्स वन वेक्टर फील्ड इनटू अनदर वेक्टर फील्ड। जाहिर बात है ये खुद भी वेक्टर है और इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, वेक्टर आएगा। सो एक वेक्टर फील्ड से हम दूसरी वेक्टर फील्ड में जा सकते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है वो आप राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, जितनी भी हमारी फील्ड जिनका कर्ल नॉन जीरो होता है उनको हम रोटेशनल फील्ड या सोलिनॉइडल फील्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक सोलिनॉइडल फील्ड है। सोलिनॉइडल फील्ड्स क्या होते हैं, जिनके डाइवर्जेंस नहीं हो सकते, जिनका सोर्स या सिंक नहीं होता, और वो हमेशा एक कर्ल की फॉर्म में या क्लोज लूप की फॉर्म में फ्लो करते हैं। ऐसी फील्ड्स को हम कहते हैं सोलिनॉइडल फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी हमेशा क्लोज लूप्स की शक्ल में होती है, तो ये भी एक सोलिनॉइडल फील्ड है, और इसीलिए इसका जो डाइवर्जेंस है वो किसके बराबर है, वो जीरो के बराबर है। ठीक है, तो वो फील्ड जिनके जिनके कर्ल नहीं होते वो नॉन सोलिनॉइडल फील्ड्स होती हैं। ठीक है, जिनका कर्ल जीरो होता है इसका मतलब है कि उनमें कोई रोटेशन नहीं होती। ठीक है, उनमें कोई जो है वो किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड उसमें कोई वेल नहीं होता, उसमें कोई रोटेशन नहीं होती। ठीक है, तो उसका जो कर्ल है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जी कर्ल का। If curl is not zero, its magnitude represent the speed of the object and its direction denotes the axis of rotation. Obviously, जो कर्ल है वो हमें क्या देगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कर्ल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो फील्ड रोटेशनल नहीं है, वो फील्ड इररोटेशनल है। ठीक है, अच्छा, कर्ल से रिलेटेड हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम कहते हैं जी स्टोक्स थ्योरम। अच्छा, अब इस थ्योरम की जरा हमने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लेना है कि बेसिकली थ्योरम है क्या और हमें क्या कह रहा है। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, हम पहले इसको लिख लेते हैं और फिर जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। डेल क्रॉस एफ यानी कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, ये वॉल्यूम
नहीं सॉरी, सरफेस इंटीग्रल यहाँ पर आएगा, ठीक है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। मसलन हमारे पास ये क्लोज्ड सरफेस है, और इस क्लोज्ड सरफेस में हमारे पास क्या है, हमारे पास किसी भी फील्ड का यहाँ पर कर्ल है, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे पास कर्ल है किसी भी फील्ड का, ठीक है। अब ये जो इंटेग्रल है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, ठीक है, जो कर्ल है, ठीक है, दैट कर्ल इज इक्वल टू, दैट कर्ल इज इक्वल टू, जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, दूसरी साइड पे हमारे पास है एफ डॉट डी आर, ठीक है। यानी कि जो क्लोज्ड, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस में हमारा जो हमारा जो कर्ल है उस वेक्टर फंक्शन का, वो किसके बराबर है, वो बराबर है लाइन इंटेग्रल, ठीक है। अब लाइन इंटेग्रल से क्या मुराद है, इस क्लोज सरफेस की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर हमें इस वेक्टर फील्ड का नेट रोटेशन मिलेगा। यानी कि इस सरफेस में जितना भी कर्ल है, वो कर्ल एक्चुअली हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है बाउंड्री के ऊपर उस फील्ड का टोटल रोटेशन या मैग्नीट्यूड, ठीक है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि उस वेक्टर फील्ड की जो रोटेशन है, उसका मैग्नीट्यूड हमें कहां पे मिल रहा है, उसकी बाउंड्री पे मिल रहा है। तो ये है हमारा स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। इसमें जो ये वाला इंटेग्रल है, या ये वाला जो हमारा ये जो पूरा हमारी साइड है, ये हमें क्या बता रही है कि टोटल जो रोटेशन है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, वो हमेशा उसकी बाउंड्री पे किस शक्ल में अपीयर होती है, रोटेशन की शक्ल में अपीयर होती है। और बाउंड्री पे रोटेशन की शक्ल में ये हमें जो साइड है ये वाली हमें बता रही है कि टोटल जो आपकी रोटेशन है वो आपको बाउंड्री पे मिलेगी, ठीक है। तो ये है जी हमारा स्टोक्स थ्योरम विच इज रिलेटेड टू कर्ल, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डाइवर्जेंस से रिलेटेड भी हमारे पास थ्योरम है जिसे हम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो हमें ये बताता है जी, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, ये यहाँ पे सरफेस है और यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है जी, इज इक्वल टू डेल डॉट ई इनटू डी वी। अच्छा बारी बारी इसको समझते हैं ये क्या है। अच्छा फर्ज कर लें ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए बड़ा सिंपल है, ये हमें क्या दे रही है, ये हमें फ्लक्स दे रही है, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, हमारे पास एक सफियर है, और इस सफियर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से फील्ड लाइंस यूं करके बाहर आ रही हैं, ठीक है। ये दूसरे लफ्जों में फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये वाली, ये हमें क्या बता रही है कि किसी भी वेक्टर फंक्शन का या वेक्टर फील्ड का जो फ्लक्स है, दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर है, डाइवर्जेंस एट द बाउंड्री, उस वॉल्यूम एलिमेंट की में फंक्शन की डाइवर्जेंस के बराबर है। अब इसका 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 लफ्जी मतलब क्या है, इसको फिजिकली ये इसके फिजिकल मीनिंग्स क्या है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस, ये लेफ्ट साइड क्या बता रही है, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड इन दैट वॉल्यूम। देखिए कितना आसान हो गया, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या बता रही है कि उस वॉल्यूम में, जिस वॉल्यूम में हमारा कोई चार्ज पड़ा है, उस वॉल्यूम एलिमेंट में जहां हमारा कोई चार्ज पड़ा है, उसका जो उस चार्ज की जो फील्ड है, उस फील्ड की डेंसिटी यानी कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, वो कहां से मिल रहा है, वो हमें यहां से मिल रहा है, ठीक है, उस फ्लक्स से मिल रहा है। तो जो फ्लक्स इस चार्ज की वजह से बाहर आ रहा है, वो फ्लक्स एक्चुअली हमें क्या दे रहा है, हमें डेंसिटी ऑफ द फील्ड दे रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, इंशाल्लाह फर्दर हम इसको जूम क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आया तो हम इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी, अगर फिर भी नहीं क्लियर होंगी
तो इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।